हेलो स्टूडेंट। आज बताएंगे एक्सियल लाइन, विषुवतीय रेखा और अक्षीय रेखा दोनों। लेक्चर नंबर 11 में हम आपको पढ़ा चुके थे अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत ध्रुव के कारण। लेक्चर नंबर 12 में आपको हम पढ़ाएं विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत ध्रुव के कारण। उसके बाद वीडियो में हम आपको यूज किए थे कि दोनों थ्योरी को ढंग से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक दोनों नहीं पढ़िएगा तब तक आप किसी बिंदु पर, आज आपको हम बताने जा रहे हैं विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप अक्षीय रेखा पर और विषुवतीय रेखा पर विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरी तरह से थ्योरी आपको याद रहेगा। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा कंडीशन है वेक्टर आपको एनी हाउ पता रहना चाहिए। अगर जो वेक्टर आप भूल चुके हैं, वापस 11th वाला पोर्शन में जाइए और जा करके वेक्टर को क्या करिए, रिवाइज करिए। बिना वेक्टर पढ़े हुए आप इस वीडियो को आप नहीं समझ सकते हैं। आज मेरा ये है लेक्चर नंबर 13। आज आपको हम बताएंगे विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। उससे पहले जो अक्षीय रेखा पर तथा विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो निकाले हैं, उसको थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं, तब उस पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो याद करिए, आपको हम चर्चा किए थे हम लोग, एक चार्ज है, यदि एक चार्ज है -q एंड अनदर, एक आवेश है -q, दूसरा आवेश है +q, और ये बीच में हम क्या माने थे, केंद्र O। केंद्र O से r दूरी पर, केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है। ये डिस्टेंस कितना है, r, और इसको कौन रेखा हम लोग बोले थे, विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा को एक और लाइन बोले थे, निरक्षीय रेखा। और इस पर ये दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। मान लिया जाए ये आपका था यहाँ पर पॉइंट P, और यहां से दूरी डिस्टेंस r ही लिए थे। इस रेखा को हम लोग बोले थे अक्षीय रेखा। तो याद करिए, यहां पर हम निकाले थे, ये P था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का दिशा। विद्युत आघूर्ण का दिशा होता है, इसको माने थे A और इसको क्या माने थे, B। ये दिशा होता है ये ऋण से धन की ओर। तो अक्षीय रेखा पर क्या था, यहां पर सबसे, अभी इसका जरूरत भी पड़ेगा, मेन याद क्या करना है कि जो P का दिशा रहेगा वही अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा था। ये था कितना, इसको अक्षीय रेखा को EA मान लेते हैं। और यहां पर जो P का दिशा था उससे विपरीत दिशा में E, विषुवतीय, विषुवतीय को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल, इसलिए दिखाते हैं किसे, EQ से। तो अगर जो पिछले क्लास पर आपको याद होगा, तो हम EA और EB का मान आपको हम व्यंजक निकाल के दिखाए थे। तो यहां पर एक हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे आपसे, EA तथा EQ में संबंध। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/RQ। ये आपको हम लेक्चर नंबर 11 में पढ़ा चुके हैं। उसी तरह से विद्युत
द्विध्रुव के कारण विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EEQ 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/RQ। ये आपको हम पढ़ाए थे, ये था लेक्चर नंबर 11 और ये है लेक्चर नंबर 12। अब दोनों में रिलेशन क्या है, तो यहां से लिखेंगे 1 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो EA डिवाइडेड बाई EQ। देखिए ये है EA और ये है कितना EQ, डिवाइड करते हैं तो EA का ऊपर का वैल्यू कितना है, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ और 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/RQ। यहां से ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो यहां से आया क्या, EA/EQ इक्वल टू 2। एक रिलेशन यहां से आ जाए, चार ऑप्शन में इस तरह से जो रहेगा सही रहेगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं EA इक्वल टू 2EQ, या इसको यहां रखते हैं, इसको नीचे लाते हैं EEQ इक्वल टू हाफ EA। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सब में कंडीशन है कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए। यदि इसका डिस्टेंस यहां से सेंटर O से R है, इसका भी यहां से यहां डिस्टेंस क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। यदि दोनों का डिस्टेंस R नहीं होगा तो रिलेशन अलग हो जाएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सेंटर O से जो अक्षीय रेखा पर जो बिंदु P की दूरी है, वही दूरी बिंदु P का विषुवतीय रेखा पर है। चार ऑप्शन आपको दे दे कि निम्न में से कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 1 नंबर में दे दे EA बराबर EEQ। ए मतलब हो गया एक्सियल और EQ मतलब हो गया इक्वेटोरियल। एक्सियल को बोलते हैं अक्षीय और इक्वेटोरियल को बोलते हैं विषुवतीय। और यहां से दे दिए EA इक्वल टू हाफ EQ। 3 नंबर में EA इक्वल टू 2EQ और एक 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 100% ये वाला सही होगा, क्योंकि देख लीजिए ये सही है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आपको ये पार्ट पिछले क्लास जो लेक्चर 11 में और लेक्चर 12 में जो बताए थे, आपको याद नहीं याद है तो वापस पहले लेक्चर 11 और 12 को देखिए, तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसके बाद हम लोग इसी को यदि वेक्टर के रूप में देखने का प्रयास करते हैं, तो आप एक चीज देखिए, जो EA का दिशा है और EA का दिशा इस डायरेक्शन में है और EQ का दिशा इस दिशा में है, मतलब एक इस दिशा में तो एक अपोजिट दिशा में। और हम लोग वेक्टर में जानते हैं इसको बोलेंगे I, तो अपोजिट को बोलेंगे -I। मतलब हम इससे ये आपको कहना चाह रहे हैं कि 11th क्लास में यदि सदिश और अदिश आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें एक था ऋण सदिश या विपरीत सदिश। ऋण सदिश या विपरीत सदिश का परिभाषा आप लोग याद करिए, लिखा था वे सदिश जिसका परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत हो उसे ऋण सदिश कहते हैं। ऋण सदिश में आगे माइनस लग जाता है, तो यहाँ पर ये दोनों का परिमाण, ये जो इसके डबल है, ये दोनों तो बराबर है, परंतु EA का दिशा इधर है और EEQ का दिशा उस डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं EA पर एरो इक्वल टू -2 EQ एरो। याद रखिएगा, अगर जो सदिश रूप में पूछे, ये सदिश रूप में है और ये किस में है, अदिश रूप में। मतलब दिमाग में रखना है
कि सदिश जब रहे तो यहां माइनस लगना चाहिए। यदि सदिश में यदि एरो लग जाए यहां, अब पूछे कौन सही है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहां माइनस तो है नहीं, किसी में माइनस है नहीं, तो फिर इनमें से कोई हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस चीज को ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। इसमें एक चीज और रहता है, उस चीज पर हम लोग क्लियर करते हैं। एंगल से रिलेटेड रहता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, वो हम बात करते हैं एंगल से रिलेटेड। उससे पहले एक चीज जरा देख लीजिए, जैसे हम अभी यहां पर लिखे ई ए इक्वल टू ई ए बाई ई क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p बाई आर क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट p बाई आर क्यू। अगर जो डिस्टेंस दोनों का सेम है, ठीक है, मान लिया जाए कि इस तरह से दे दिया जाए कि इसका डिस्टेंस है 3r, इसका डिस्टेंस है 2r। कुछ नहीं करना है, 3r है तो यहां लीजिए 3r, 3r का होल क्यू और यहाँ 2r का होल क्यू, फिर रेशियो मारिए, जो रिलेशन होगा निकल जाएगा। मतलब वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। जनरल क्वेश्चन है कि भाई दोनों डिस्टेंस हम r ले लिए, दोनों दूरी को हम r ले लिए। अगर जो दूरी अलग अलग देगा तो क्वेश्चन देगा, न्यूमेरिकल्स बन जाएगा, उस चीज को आपको क्लियर कर लेना है। एंगल से रिलेटेड हम देखते हैं यहां पर, नोट करके 1 नंबर में देखिए, जो P का डायरेक्शन है वही EA का डायरेक्शन है। अब जब डायरेक्शन सेम होगा, दिशा समान होगा, तो देखिए क्या होता है, ये डायरेक्शन है, मान लीजिए ये दिशा है और ये दिशा है, दोनों के बीच का एंगल दिए तो सब लोग बता सकता है कि एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री को जैसे जैसे हम नीचे करेंगे एंगल घटते जाएगा। मान लिया जाए ये 60 डिग्री हो गया, और ऐसे किए मान लीजिए 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, मान लो ऐसे किए तो 30 डिग्री हो गया, ऐसे किए 20 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री। मतलब जब आज से एकदम याद रखना है कि जब दिशा समान हो तो 0 डिग्री, मतलब जब सेम डायरेक्शन दो चीज का हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, जब समान दिशा में जाएगा तो 0 डिग्री। और अगर ये 0 से बढ़ते बढ़ते देखिए ये हो गया 90 डिग्री, और 90 से बढ़ते बढ़ते यदि ऐसे हो गया, तो सब लोग को जानते होंगे एक लाइन पर ये 180 डिग्री होता है। तो जब दिशा विपरीत हो तो 180 डिग्री, और समान हो तो 0 डिग्री। मतलब ये चीज को दिमाग में रखिएगा कि जब समान हो जाएगा, समान दिशा तो 0 डिग्री, और विपरीत दिशा तो हो जाएगा 180 डिग्री। ये दिमाग में रखिएगा, आज के बाद कभी भी वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो इस चीज को दिमाग में रखना है आपको। तो यहां पर देखिए, तो जो P का दिशा है, P का दिशा होता है ऋण से धन की ओर, और ये EA का दिशा समान है, तो लिख सकते हैं P को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा EA के मध्य कोण 0 डिग्री होता है। याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P तथा EA के मध्य 0 डिग्री होता है। देख लीजिए P का दिशा और EA का दिशा समान है, और ये देखिए P का दिशा और EQ यानी विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा विपरीत है। तो यहां से हो जाएगा P मतलब क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा EQ के मध्य कोण 180 डिग्री होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान दीजिएगा। कभी पूछ देगा ये R का डिस्टेंस, R के बीच में एंगल बताइए, ये R और ये EA के बीच में, तो ध्यान से देखिए जो R का दिशा है वही दिशा EA के बीच का है। तो R तथा EA के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। अगर जो हम विषुवतीय रेखा हम पूछ रहे हैं, R मतलब डिस्टेंस, तो R तथा EQ के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री होता है।
स्टॉप करके थोड़ा सा वीडियो को आप इसको बार बार देखिएगा। इससे रिलेटेड हम टोटल नोट्स भेज चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको आपको देख लेना है। लिखने का तरीका टोटल थ्योरी में दिया हुआ है, किस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। कभी भी एंगल पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछ दे, तो आपको इसको क्या करना है, लिख देना है, ऑब्जेक्टिव में टिक मारना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस चीज के लिए आज का जो मेन टॉपिक है वो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग देखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है, समझने में परेशानी तो होगा। जिनका वेक्टर दिक्कत है उनको तो और परेशानी होगा। प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। पिछले 2 क्लास से ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है, ये भी जनरली 5 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं। फिजिक्स में तो रूल है, जब भी कुछ बनाते हैं हम लोग तो उसका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो इसको हम लोग इसको इस तरह समझते हैं, एक चार्ज है, एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू। डाइपोल का डायरेक्शन हो जाएगा, इसका सेंटर O है। जरा ध्यान दीजिए, कोई भी इस तरह से लेते हैं, ये अभी तुरंत बताएं, ये विषुवतीय रेखा और ये अक्षीय रेखा। यदि P यहाँ है तो अक्षीय रेखा, और P यहाँ है तो विषुवतीय रेखा। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। लेकिन आज हम निकालने जा रहे हैं न अक्षीय रेखा पर न विषुवतीय रेखा पर, दोनों के बीच में कहीं पर पॉइंट P है। तो चलिए, इसका सेंटर O से किसी भी डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इस स्थिति में तो इधर एंगल था 0 डिग्री, यहाँ एंगल है 90 डिग्री। इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। मतलब ये क्लियर हो गया कि यदि यहाँ पर निकालना रहता P तो अक्षीय रेखा, और यहाँ निकालना रहता तो विषुवतीय रेखा। लेकिन ना हमको यहाँ निकालना है, ना ही यहाँ निकालना है, दोनों के बीच में किसी बिंदु पर निकालना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं किसी बिंदु। तो अब हम यहां पर बात करते हैं, अगर जो पिछले मेथड की बात करें तो नियम है कि एक बार माइनस क्यू के कारण वहां निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, और एक बार प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, और फिर दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे वेक्टर मेथड से, सदिश रूप से, तो हमको विद्युत ध्रुव का निकल जाएगा। इसको हम क्या माने थे, ए, और ये क्या था, बी। पी का डायरेक्शन क्या था, विद्युत ध्रुवाघूर्ण का, ये पी, ऋण से धन। अब मान लिया जाए कि एक बार इसको जोड़ते हैं यहां से, तो ये प्लस है, याद करिए इसमें बोले थे कुछ नहीं रहता तो +1 कूलम, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस में क्या होता है, विकर्षण, विकर्षण में क्या होता है, ठेलना। तो ये ठेल देगा इधर, तो इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या नाम देंगे, ई बी। बी क्यों दिए, क्योंकि ये बी है। अब इसको मिलाइए, जहां निकालना रहे, जहां पर जिसके कारण निकालना रहे, दोनों को मिला देते हैं। अब ये क्या है, माइनस है, तो माइनस क्या करता है, प्लस को खींचता है। तो यहां से क्या करेंगे, ये डायरेक्शन हो गया ये।
अब नेट कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सदिश में क्या बोले थे, न इस डायरेक्शन में न इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में नेट हो गया। अब नेट निकालने के लिए हमको रूल चाहिए E इक्वल टू ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2EA ई बी कोस और थीटा जो भी यहाँ रहे दोनों के बीच में। अब जितना भी, चूंकि हमको ये पता नहीं है कि ये एंगल कितना है, ये कितना एंगल बनाएगा, ये कि जितना मेथड लगाना है लगा लीजिए, आपको ये नहीं निकलेगा, मतलब आप बीच का एंगल नहीं निकाल सकते हैं। और जब तक ये एंगल नहीं निकलेगा तब तक इस मेथड से नहीं निकलेगा, यानी इस मेथड से निकालने का प्रक्रिया फेल हो गया, क्योंकि ये निकलेगा नहीं, रॉन्ग प्रोसेस में हम लोग चले गए। तो अब इससे बचने के लिए साइंटिस्ट लोग उपाय क्या लगाएं, रिसर्च लोग जो भी फिजिक्स में रिसर्च करते हैं वो बचने का एक उपाय लगाएं क्या, कि इसको वेक्टर मेथड से सॉल्व करने का प्रयास किए कि आखिर वेक्टर में क्या होगा। तो वही वेक्टर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जब तक आपका वेक्टर क्लियर नहीं होगा तब तक ये थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहां से ये डिस्टेंस क्या है, ये r है, ये पॉइंट क्या है P। तो हम क्या करेंगे वेक्टर में कि यदि हल्का सा आपको याद होगा, मान लिया जाए ये f है और ये थीटा है 11th क्लास में, तो जिधर थीटा उधर क्या f कोस थीटा, और इस डायरेक्शन को क्या बोले थे f साइन थीटा, और बीच में f रहेगा, और ये बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भी वही हम काम करने जा रहे हैं, ये P है तो जिधर थीटा है उधर क्या हो जाएगा P कोस थीटा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, ध्यान से देखिएगा दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा P साइन थीटा। अब इस तरह से कंपोनेंट करने से क्या होगा, कंपोनेंट को बोले थे हिंदी में घटक, घटक यानी कोस थीटा और साइन थीटा। इससे फायदा क्या होगा, क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लिए हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो अब जरा इसको समझते हैं कि रियल में करने से फायदा क्या होगा। अच्छी रेखा में क्या बात किए थे कि एक चार्ज क्या है आपका माइनस क्यू, और एक चार्ज क्या प्लस क्यू, ये ए और ये क्या बी। यदि आवेश को मिलाने वाली रेखा पर ही यदि इसको रेखा को ले लें यहां बिंदु P, तो इसी को बोलते थे अक्षीय रेखा। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा ऋण से धन, यानी ये किसका दिशा था डायरेक्शन P का। तो अक्षीय रेखा का पहचानने का एकदम सिंपल तरीका याद रखिएगा, जिस दिशा में P हो यदि उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र इसके कारण P की तरफ यदि विद्युत क्षेत्र हो गया इसको बोलेंगे अक्षीय रेखा, और P से जो लंबवत हो गया उसको बोलेंगे विषुवतीय रेखा। तो इसको समझिए, ये P है तो जो P का दिशा है वही था अक्षीय रेखा पर। यदि इसी को समझिए तो हम ऐसे ऐसे करके इसको हल्का हल्का ऊपर मारे और इसको हल्का हल्का नीचे ले जाए, तो ये देखिए ये हो गया माइनस क्यू, ये क्या प्लस क्यू, यही हो गया आपका क्या ये किसका दिशा P का दिशा, यही P हल्का ऊपर चला गया, और ये जिस दिशा में P है उसी दिशा में रहेगा विद्युत क्षेत्र। अगर जो आपको ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बस याद रखने का तरीका है कि जो P का दिशा रहेगा P के द्वारा आगे बढ़ा हुआ भाग को अक्षीय रेखा कहेंगे, यानी जो दिशा P का रहेगा उसी दिशा में जो लाइन खींचेंगे उसी रेखा को हम लोग बोलेंगे अक्षीय रेखा, और उसी रेखा पर जो उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा अक्षीय रेखा के कारण। तो यहाँ से ध्यान से देखिए P को तो हम दो भाग में तोड़ दिए, P यहाँ रहा नहीं, एक हो गया P साइन थीटा, एक हो गया P कोस थीटा। तो जो P कोस थीटा का दिशा है यदि उसी दिशा में हम विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, इसको अक्षीय रेखा हो गया, नाम सिर्फ दे दिए ई ए न करके E1। फिर समझिएगा यहां पर P कोस थीटा है, मतलब जो P का दिशा हो गया P कोस थीटा का, वो हो गया अक्षीय रेखा, और इससे जो लंबवत रेखा होता है P से जो लंबवत रेखा होता है इसको हम चर्चा किए थे लेक्चर नंबर 12 में, विषुवतीय रेखा। तो यहां से लंबवत रेखा कौन है, जरा इसको ध्यान से देखिए, ये है लंबवत रेखा, ये देखिए यहां से, यहां ये पक्का यहाँ 90 डिग्री है। तो जो लंबवत रेखा था उसका याद करिए,
यदि एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और ये P का दिशा, अगर जो ये आपका हो गया R और यहाँ हो गया बिंदु P, तो ये था इक्वेटोरियल। मतलब जिधर P का दिशा होगा उसके विपरीत दिशा में, और पक्का विपरीत दिशा उल्टा दिशा में, इक्वेटोरियल विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होगा। मतलब जिस दिशा में P होगा, ये सिंपल याद रखिए, जो P का दिशा होगा ठीक उसके विपरीत दिशा में, ठीक विपरीत दिशा में, अगर ये इधर है तो ठीक विपरीत दिशा में इससे 90 डिग्री पर, इससे 90 डिग्री पर ये हो जाएगा, मान लेते हैं विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 मान लेते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप धीरे धीरे से इसको घुमाइए, ऐसे से हल्का हल्का घुमाइएगा तो ये माइनस क्यू इस पर सेट हो जाएगा, और ये प्लस क्यू यहाँ सेट हो जाएगा, और ये O यहाँ सेट हो जाएगा, और ये लाइन आके इस पर सेट हो जाएगा 90 डिग्री पर। यानी हम यहाँ से एक लाइन कर सकते हैं, P कोस थीटा की तरफ जो लाइन होता है उसको बोलते हैं अक्षीय रेखा, और P साइन थीटा से जो लंबवत रेखा हो गया उसको बोलेंगे विषुवतीय रेखा। मतलब एक ही रेखा है ये, एक ही आदमी, किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है और किसी के लिए खराब हो सकता है। समझिएगा लाइन को, एक ही आदमी किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब, एक ही आदमी किसी के लिए आगे और किसी के लिए पीछे हो सकता है। उसी तरह से एक ही बैच किसी से आगे हो सकता है और किसी से पीछे हो सकता है। उसी तरह से एक ही पॉइंट इस P कोस थीटा के लिए अक्षीय रेखा हो जाएगा और P साइन थीटा के लिए विषुवतीय रेखा हो जाएगा। तो इसको मान लिए E1, इसको E2, तो कुल क्या होगा, ना इधर न इधर, मान लेते हैं E, और इसके बीच का एंगल को मान लेते हैं अल्फा। तो ये नेट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको थ्योरी लिखने का तरीका सीखते हैं। ऐसे थ्योरी आपका लिखा हुआ नोट्स व्हाट्सएप पर हम भेज दिए हैं, व्हाट्सएप में आप लोग देख लीजिएगा, ढंग से थ्योरी लिखा हुआ लिखने का एग्जाम में तरीका, उस चीज को दिमाग में रखिएगा। ऐसा आपको हम लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। दो वीडियो में आपको हम लिख करके दिखाएं, लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 में, कि सबसे पहले लिखना है माना, माना के बाद क्या ए बी के बारे में बताए थे, फिर 2l के बारे में बताए थे, फिर P के बारे में बताए थे, फिर R के बारे में बताए थे। तो यहां तक आपको सेम लिख लेना है, बाकी नोट्स में दिया हुआ उससे देख के लिख लेना है। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं P को दो भाग में विभाजित करने पर, एक नंबर में P कोस थीटा और दो नंबर में P साइन थीटा। P को दो भागों में विभाजित करने पर, एक नंबर P कोस थीटा, किसके तरफ है ये P कोस थीटा, OP के अनुदिश, OP के अनुदिश, और P साइन थीटा OP के लंबवत, OP के लंबवत। यानी ये हो गया OP के अनुदिश और ये हो गया OP के लंबवत। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसी के बाद आगे लिख सकते हैं P कोस थीटा के सापेक्ष बिंदु P अक्षीय रेखा पर स्थित है, अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई जरूरी नहीं कि एक ही मेथड से, जैसे बुझाए लिख सकते हैं। EA बताइए क्या निकाले थे, 1/, लेक्चर नंबर 11 में कितना, 2P/RQ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक चार्ज था -Q, एक चार्ज था +Q,
ये था यहाँ पर P, जब P था तो यहाँ P लिए, लेकिन यहाँ देखिए P ना होकर के क्या है, P cos थीटा। इक्वेशन 1, मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हम निकाल लिए, कितना हो जाएगा, ये इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, हमको जरूरत पड़ेगा। E1 का मान, E1 कितना निकल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यू, इक्वेशन 1। इसी तरह से p sin थीटा के सापेक्ष बिंदु P क्या है, विषुवतीय रेखा पर स्थित है, अतः विद्युत ध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए विषुवतीय रेखा का कारण कितना हो जाएगा, E2, और यहाँ पर P cos थीटा नहीं है, कितना है, P sin थीटा। और अगर जो लेक्चर नंबर 12 देखे होंगे तो 2P नहीं होकर के सिर्फ P होता है, तो जगह P और ये कितना, P sin थीटा। इक्वेशन 2, इसका भी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बाई आर क्यू, इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यदि वेक्टर पढ़े होंगे तो ये देखिए आपस में 90 डिग्री है, तो लिखेंगे चूंकि E1 परपेंडिकुलर है किसका, E2 का, हेंस अतः, अब दोनों के कारण विद्युत ध्रुव के कारण मतलब -Q + Q, अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब कोस 90 का मान 0, तो इसलिए लिखने का आवश्यकता नहीं, टोटल हो जाएगा 0। यानी इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से E इक्वल टू E1 का स्क्वायर, देखिए कितना है 1 ये E1 है और ये E2 है, देख लीजिएगा ध्यान से, हम यही दोनों का वैल्यू रखने जा रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कोस थीटा बाई आर क्यू होल स्क्वायर है, प्लस कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर। अगर जो हम यहां से कॉमन ले तो देखिए ये P P आर क्यू सब सेम है, तो सब स्क्वायर है, स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ स्क्वायर हट जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए P दोनों में है और आर क्यू भी दोनों में है, और जो दोनों में नहीं है उसको अंदर रखेंगे, अंदर में क्या हो जाएगा 2 का और कोस का, तो 2 का होल स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ तो सब बाहर निकल गया, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को आगे देखिएगा लिखेंगे, जहां भी कंफ्यूजन हो वीडियो रोक करके उसको स्थिर से समझना है, कोई मैथमेटिक्स वाला बच्चा जिसका ठीक ठाक बेस रहे तो उससे समझ लेना है। इसको हम और लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू, इसको लिख सकते हैं इस तरह से 3 कोस स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इससे फायदा क्या होगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा में से 3 और एक और ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, तो ये दोनों का देखिए वैल्यू कितना होगा, समझ गए होंगे कितना होगा से, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इस फार्मूला को हम चेक करेंगे कि मेरा फार्मूला सही है कि गलत है। तो उसके लिए अगर जो आप याद करिए लेक्चर नंबर 11 में, तो अक्षीय रेखा पर था ये 2p और विषुवतीय रेखा पर यानी इक्वेटोरियल लाइन पर था सिर्फ p। अब हम चेक करते हैं कि यही इसका मतलब आंसर आना चाहिए। देखिए कैसे चेक करेंगे, तो यहां से लिखेंगे विशेष स्थितियां, 1 नंबर में हो जाएगा जब थीटा बराबर 0 डिग्री। अब थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, और ये है बिंदु P। देखिए P है, ये थीटा है। अगर जी P को धीरे 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 नीचे लेके आए हम, तो जरा कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए थीटा क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, और नीचे लेके आए थीटा घट गया, और एकदम सीधा कर लें तो जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो समान दिशा, तो ये हो जाएगा अक्षीय रेखा। मतलब जैसे ही थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब क्या लिख सकते हैं, अक्षीय रेखा। तो इसका मतलब अक्षीय रेखा का हमको ये रिजल्ट आना चाहिए। अगर जो इसमें हम 0 डिग्री रख दें थीटा का मान, तो हमको ये रिजल्ट आना चाहिए, और नहीं आया तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। तब E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू, ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। अब यहां से हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू, ये कोस 0 का मान 1 यानी इंटू 1 प्लस 1, यानी यहां से हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू 3 इंटू 1 3 प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू 3 प्लस 1 कितना 4। अगर जो अंडर रूट सोल्व करते हैं तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू, और ये 4 का अंडर रूट 2। आप देख सकते हैं इसको, और इसको ध्यान से देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू ध्यान से देखिए, आपको दोनों वैल्यू क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब मेरा अक्षीय रेखा वाला मिल गया। अब विषुवतीय रेखा में क्या बोलता है कि एक चार्ज माइनस क्यू और एक चार्ज प्लस क्यू, और ये थीटा है ये P। अगर जो इसको हम यहां से यहां लेके चल जाए तो थीटा बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब 2 नंबर में जब 90 डिग्री हो जाएगा तो कौन रेखा हो जाएगा, विषुवतीय रेखा। तो ये कितना 90 डिग्री, कोस 90 का मान क्या होता है 0, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 0, ध्यान दीजिएगा। और ये कितना हो जाएगा 1, 1 का अंडर रूट 1 मतलब कुछ नहीं। देखिए ये और ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, देख सकते हैं। इसका मतलब है, एक बार लिखिएगा, अक्षीय रेखा पर, दूसरा बार विषुवतीय रेखा पर, सभी को कॉपी में फेयर करना है। एग्जाम के टाइम में लिखा हुआ रहेगा तो प्रैक्टिस रहेगा, एग्जाम के टाइम में ऐसे कंफ्यूज कर जाइएगा। नोट्स जानबूझ करके व्हाट्सएप पर देते हैं कि आप उसको उतारिए, नहीं तो डाउनलोड करने के लिए दे देंगे, तो आप चुपचाप उसको रखे रहिएगा, उतारिएगा नहीं, और इससे आप पढ़िएगा नहीं। एक और इसका रिजल्ट है लास्ट में, ये कभी कभी ये अल्फा पूछ देगा एंगल, अल्फा एंगल पूछेगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे। इसको ध्यान से देखिए, अगर जो ये E2, तो यहां से यहां इसको मिला दें तो ये भी क्या हो जाएगा E2, और ये कितना E1, ये अल्फा टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा E2/E1, क्योंकि होता है टेन अल्फा टेन थीटा बराबर कितना P/B। तो फिगर में ध्यान से देखिए तो लिख सकते हैं तथा टेन अल्फा इक्वल टू E2/E1,
E1 और टेन अल्फा बराबर इक्वेशन 1 2 में देख लीजिएगा, E1 का वैल्यू निकाले थे 1/4πε0 P sin थीटा बाई आर क्यू, और E1 का निकाले थे 1/4πε0 2P cos थीटा बाई आर क्यू। ये कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, ये साइन थीटा बाई कोस थीटा, यहां से हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू 1/2 टेन थीटा। इसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ेंगे, तरीका याद रखिएगा। 1/2 टेन थीटा सब वेक्टर में हो चुका है। इस थ्योरी के बारे में हम आपको इतना ही बोल सकते हैं कि थोड़ा टेढ़ा है, टफ है, समझ में आ जाता है तो ठीक है, या तो ज़्यादा दिमाग पर जोड़ मत दीजिएगा, इसको छोड़ करके निकल के अगला थ्योरी ठीक करने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि एक ही थ्योरी में अपना लगभग समय को बर्बाद कर दें। किसी किसी बच्चे बार हमसे संपर्क कर रहे हैं कि सर आपका, हम देवघर में नहीं रहते हैं, आपको आपके वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर कितना है? तो मेरा मोबाइल नंबर है 9709149520। जिनको भी संपर्क करना है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अगले क्लास आपको हम टॉर्क के बारे में चर्चा करेंगे, जब विद्युत द्विध्रुव पर टॉर्क लगेगा। आज का लेक्चर में इतना ही। मन लगा के पढ़िए, इस कोरोना वार की स्थिति में अपने आप को बचाइए। ओके, धन्यवाद।